इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं, जिनमें चौंकाने वाले नतीजों का संकेत मिल रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल को छोड़कर असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के अनुमान जारी किए गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इन राज्यों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और कुछ जगहों पर सत्ता परिवर्तन के भी संकेत मिल रहे हैं। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल आंकड़ों का इंतजार अभी बाकी है, जिससे तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 91.88% मतदान हुआ है, लेकिन अब राज्यों के एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल बड़ा उलटफेर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल को छोड़कर बाकी चारों राज्यों के एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों में बम्पर मतदान हुआ। एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने कहा कि बंगाल पर उनका सर्वे बुधवार को जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सैंपल बहुत छोटा है। केवल 22% लोगों ने ही रिस्पॉन्ड किया है। करीब 60% तक रेस्पॉन्स होने तक वे इसे जारी नहीं करेंगे। उनकी टीम कल एक बार फिर लोगों के बीच जाएगी और गुरुवार को बंगाल का अनुमान जारी करेगी। बंगाल के अंदर जो पहले चरण का चुनाव हुआ, एक्सिस माई इंडिया की टीम ने, मैं खुद भी गया था, भरपूर कोशिश करने के बाद भी उसको हम साइलेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि करीब 60% से 70% लोग बात ही करने तैयार नहीं है, यानी हाँ हूँ भी करने तैयार नहीं है। तो जिस हिसाब से आज की तारीख में बंगाल में माहौल है, भय का माहौल है, लोगों को डरता है किसी से भी कोई बात की जाए तो पता नहीं क्या मुसीबत आ जाएगी। तो वो हमने पहले चरण में देखा है और दूसरे चरण के चुनाव जो हो रहे हैं, और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि दूसरे चरण में भी फिर से एक बार कोशिश की जाए और पता करने की कोशिश की जाए। बंगाल की तो हमने चर्चा कर ही ली है कि इस बार लेफ्ट और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछले बार से साथ में चुनाव लड़ते थे। और वहाँ पर अब जो कबीर आए हैं वो कितना वोट काट पाते हैं माइनॉरिटी का, मुसलमान का, उससे देखने वाली बात ये होगी कि उसके चलते बीजेपी को कितना फायदा होता है। और बीजेपी का जो पिछला परफॉर्मेंस था 77 सीटों का, अब वो क्या सरकार बना पाने में सफल हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी हम जांच पड़ताल अभी करेंगे और कोशिश करेंगे अपने एग्जिट पोल के माध्यम से लाने। असम की बात करें तो 126 सीटों वाले असम में एक्सिस माई इंडिया के पोल में एनडीए को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 24 से 36 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाने के आसार हैं। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं तो एनडीए इस बार असम में सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। प्रदीप गुप्ता ने बताया कि कैसे जनता अभी भी हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ है। तो असम में इस बार हुआ ये है कि जो प्रमुख 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं उनमें काफ़ी फेरबदल हुआ है। कहने का मतलब एक है बीजेपी की लीडरशिप में जो है वो एनडीए अलायंस है, उसमें एजीपी साथ में है। तीसरी पार्टी बीपीएफ जो कि बोडोलैंड की पार्टी है, वो इस बार साथ में आई है। बोडोलैंड की करीब 15 सीटें होती हैं और 126 में से पहले वो यूपीपीएल, वहाँ की जो प्रमुख पार्टी थी, वो साथ में थी। अब वो अलग चुनाव लड़ रही है और बीपीएफ जिनने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा वो यहाँ पे, और दूसरे तरफ एआईयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसने पिछली बार कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, वो इस बार भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस नज़रिए से असम में डिलिमिटेशन पहले ही हो चुका है इस चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले। तो इस बार ये देखना होगा कि असेंबली इलेक्शन में उसका कितना असर होता है। और ये 2 बार की भाजपा की वर्तमान सरकार है और वहाँ के चर्चित और प्रचलित मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर जनता अपना कितना भरोसा दिखाती है या नहीं दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी।
तीसरे राज्य तमिलनाडु की 234 सीटों में एक्सिस माई इंडिया के पोल में डीएमके गठबंधन को 92 से 110 सीटें आती दिख रही हैं। वहीं एआईएडीएमके 22 से 32 सीटें ला सकती है। वहीं एक्टर विजय की पार्टी टीवीके 98 से 120 सीटें लाकर सत्ता पर काबिज हो सकती है। इसके अलावा केरलम की 140 सीटों पर एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक एलडीएफ 49 से 62 सीटों पर आ सकती है। वहीं यूडीएफ 78 से 90 सीटें ला सकती है। यहां बीजेपी महज 3 सीटें ही लाती हुई नजर आ रही है। पुडुचेरी की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के पोल के आंकड़ों के मुताबिक 30 सीटों वाले पुडुचेरी में बीजेपी 16 से 20 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 6 से 8 सीट जीत सकती है और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें आ सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ पोल हैं, ये नतीजे कहीं से भी नहीं है, लेकिन अगर ये अनुमान सटीक साबित हुए तो 3 राज्यों में तो बीजेपी का परचम लहराता नजर आ रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गरमाया गया है। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने चुनाव प्रक्रिया पर बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर पुनर्मतदान की जरूरत होगी तो उसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था है और वो खुद भी लगातार उस पर नजर रख रहे हैं। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट वार्ता दिया कि रिपोलिंग अगर कहीं भी प्रूफ हो गया कि फॉल्स वोटिंग हुआ है, वेबकास्ट तो कंटिन्यूअस चल रहा था। हम जब भी बूथ के अंदर जाते तो मैं वेबकास्ट पर नज़र रखता था, तो वहाँ लग रहा है कि भीतर ये लोग नहीं कर पाए हैं, बाहर लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो सक्सेस कहीं कहीं हुए होंगे, लेकिन वोट की पोलिंग अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के किनारे स्थित एक बड़े कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आग पर काबू पाने के लिए 3 फायर टेंडर और करीब 1 दर्जन फायर कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफी प्रयासों के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और नुकसान का आकलन भी जारी है। इस घटना ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने समय रहते सामान हटाकर बड़ा नुकसान टालने में मदद की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अहम फैसला लिया है। शहर में बंद पड़े सार्वजनिक शौचालय अब 10 दिनों के भीतर शुरू किए जाएंगे। 100 से अधिक शौचालय खोलने का दावा किया गया है, जबकि 150 शौचालयों को 10 साल के लिए निजी एजेंसी को सौंपा गया है। एजेंसी इनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी। विज्ञापनों के जरिए आय अर्जित की जाएंगी, जिससे प्राधिकरण को करीब 90 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलेगा। कुल 314 शौचालयों वाले शहर में ये कदम स्वच्छता सुधार की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमेठी के तिलोई क्षेत्र में लगने वाले शहीद मर्द बाबा मेला से आए तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचा दी है। सैकड़ों दुकानदारों की तैयारियां पल भर में बर्बाद हो गई। तेज हवाओं से टेंट उड़ गए और कई अस्थायी ढांचे गिर गए, जबकि सामान भीग कर खराब हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक तूफान इतना तेज था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। कई व्यापारियों की पूरी पूंजी दांव पर लग गई। राहत की बात यह है कि किसी भी जनहानि की खबर नहीं आई, लेकिन प्रशासन अब नुकसान का आकलन कर रहा है और मेले के आयोजन पर संशय बना हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक स्थानीय व्यक्ति के अनुसार कुछ दिन पहले तक भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया था। तेज गर्मी और लू के कारण बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
अभिभावक भी बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित नजर आए। हालांकि अब मौसम में कुछ बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन गर्मी का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उचित कदम उठाने की जरूरत है। गर्म था, मौसम में तो बहुत बदलाव हुआ। 2-3 दिन पहले इतनी गर्मी थी, लोगों को निकलना बड़ा मुश्किल था और लोग सोचते थे अपने बच्चों को स्कूल भेजने की, सोचते थे कैसे भेजें कैसे ना भेजें, बच्चों को बहुत तकलीफ थी। लेकिन 2 दिन से मौसम बहुत बढ़िया, कल से मौसम बहुत बढ़िया हुआ, लोगों को राहत मिली है। अब लोग अपने काम धाम पर भी जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है लोगों को। पहले तो बहुत दिक्कत थी, पहले तापमान समझ लीजिए 45-46 डिग्री पहुंच गया था, लोगों को बहुत जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। और ये पंखा वगैरह कुछ कूलर वगैरह ऐसे वगैरह कुछ काम नहीं करता था लोगों को। लेकिन अब बहुत राहत है, 2 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहले तो मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा था, मौसम काफी गर्म था। अभी थोड़ी सी बारिश हुई तो राहत हुई, वरना तो मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म था। तो अभी थोड़े दिन से बारिश की वजह से हमें थोड़ी राहत मिली है गर्मी से। कल रात में बारिश हुई थोड़ा और उस वजह से तो काफी ठंडा आया। दूसरी रात में तो हम लोग को चादर भी ओढ़ना पड़ा, इतनी ठंड लग रही थी। पंखा चल रहा था इसी कारण। तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी, 2 दिन पहले तो बहुत ज्यादा इतनी गर्मी थी, आप परेशान हो गए कि घर में आप बैठ नहीं पा रहे हैं। मौसम में तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन दहन के तहत करीब 1.34 करोड़ रुपए की कीमत के 217 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का विधिक रूप से विनष्टीकरण किया गया। इसमें गांजा, चरस, अफीम और स्मैक शामिल हैं। ये कार्रवाई न्यायालय की अनुमति और शासन के दिशा निर्देशों के तहत की गई। आपको बता दें, पूरी प्रक्रिया ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में पारदर्शिता के साथ पूरी हुई। इस अभियान में प्रभारी अमित शुक्ला की अहम भूमिका रही। पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट बताया है इसे। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान ऑपरेशन दहन के अंतर्गत व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत अभियोगों में जब्त मादक पदार्थों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनष्टीकरण करना है। इसी क्रम में आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात महोदया के नेतृत्व में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा जनपद के 30 अभियोगों में लगभग 217 किलो जब्त मादक पदार्थों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनष्टीकरण किया गया है। इस मादक पदार्थों का अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए है, जिसमें चरस, गांजा, अफीम आदि सम्मिलित है। इस प्रकार का अभियान कानपुर देहात पुलिस द्वारा आगे भी जारी रखा जाएगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से एक वांछित आरोपी घायल हो गया है और उनसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, स्वाट टीम, अपराध शाखा और थाना कौशाम्बी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान चेकिंग में संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अब्दुल, निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, बिना नंबर की बाइक बरामद की है। रात्रि के समय थाना क्षेत्र कौशाम्बी में स्वाट टीम तथा थाना क्षेत्र कौशाम्बी की पुलिस टीम के द्वारा लगातार ही स्नैचिंग तथा स्नैचिंग की घटनाओं पर रोकथाम लगाए जाने हेतु प्रभावी रूप से चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में 2/5 की पुलिया के पास एक बाइक पर 2 युवक सवार होते आते हुए दिखाई दिए, जिसे मौके पर उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। लेकिन इनके द्वारा अपनी बाइक को न रोकते हुए तेजी से जा रहे कच्चे रास्ते पर बाइक भगाई गई, जिसका पीछा करने के क्रम में इनके द्वारा मौके पर उपस्थित पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। इसमें पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई तथा दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। भागे गए बदमाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। घायल बदमाश को तत्काल ही नजदीकी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। पूछताछ में इसने अपना नाम अब्दुल पुत्र सलाम, मूल निवासी जनपद मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल बताया है।
पूछताछ के क्रम में इसने बताया है कि ये लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाएं कारित किया करता है। विगत दिनों थाना क्षेत्र कौशाम्बी में 26 अप्रैल को हुई स्नैचिंग की घटना में इसने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। इसके कब्जे से उक्त स्नैचिंग की घटना से संबंधित एक पीली धातु का कुंडल, अवैध तमंचा तथा बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद की गई है। सभी बिंदुओं पर सघनता से जांच की जा रही है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में वांछित 2 इनामी आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुंडाखेड़ा नहर के पास खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 50-50 हजार रुपए के इनामी रिंकू सैनी और भारत सैनी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि दोनों आरोपी जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए ट्रिपल मर्डर में शामिल थे। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई और जांच जो है वो लगातार जारी है। 2026 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा 2 50-50 हजार के नामी अभियुक्त भारत सैनी और रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के द्वारा दिनांक 25/26 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर में मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तों की निशानदेही पर मर्डर के घटना स्थल का डीवीआर एवं अवैध असला बरामद करने के लिए इनको मुंडाखेड़ा नहर पर लेकर पहुंचा गया, जहां पर इनके द्वारा उसी अवैध असले से पुलिस पर हमलावर हुआ गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में इन लोगों के गोली लगी है। इन लोगों को अभियुक्तों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। इन अभियुक्तों के पास से मर्डर के घटना स्थल का डीवीआर, एक अवैध पिस्टल, एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। थाना कोतवाली पुलिस ने डैम्पियर नगर स्थित गिराज गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर देह व्यापार के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया। लंबे समय से मिल रही सूचना के आधार पर यह कार्रवाई योजनाबद्ध तरीके से की गई। छापेमारी में 4 युवतियों और 5 युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 26 को कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली कि बाग बहादुर चौकी क्षेत्र स्थित श्री गिरिराज गेस्ट हाउस में कुछ अवांछित गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई और वो टीम जब वहां पहुंची तो देखा कि कुछ लोग आपत्तिजनक स्थिति में हैं तथा साथ ही साथ वहां से कुछ भौतिक साक्ष्य भी पुलिस को उपलब्ध हुए हैं। इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा 4 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। कर लेते हैं अगली खबर की। अमरोहा के रजपुर थाना क्षेत्र में 11,000 वोल्ट लाइन ठीक करते समय एक 28 वर्षीय लाइनमैन नितिन सैनी की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शटडाउन होने के बावजूद अचानक लाइन में करंट आ गया, जिससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली घर में शव रख कर जमकर प्रदर्शन किया और हंगामा भी किया। मृतक अपने पीछे पत्नी और 6 माह की बेटी को छोड़कर चला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलाए थे, उस पे तार पे था, लाइन पे गिरा हुआ था। हाँ। सिट डाउन ले लिया था। हाँ। वो चढ़ गए छत उस पे खंबे पे। हाँ। तो फिर सिट डाउन वो लाइन छोड़ दी थी। उन्होंने निपेंद्र ने कह दी, जो उसके साथ था उनने छुड़वा दी। तो छुड़वाई किसने? खून निकलने का, बिजली नाक में से खून निकल लिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र स्थित नुमाइश मेले में दर्दनाक हादसा हो गया। मेले में लगे झूले से गिरकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने मेले की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर प्रदर्शनी संचालित की जा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
2026 को रात करीब 9 अवगत कराना है कि आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को रात करीब 9 बजे थाना चांदपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चांदपुर के नुमाइश में एक व्यक्ति के झूले से गिर जाने के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना चांदपुर पुलिस मौके पहुंची और जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि व्यक्ति का नाम फैज है तथा इसकी उम्र करीब 17 वर्ष है तथा प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण झूले से गिर जाने के कारण सिर में चोट लगने की वजह से होना प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि नुमाइश का परमिशन 30 अप्रैल 2026 तक है तथा झूले का फिटनेस यूपीएसआरटीसी विभाग के द्वारा समय समय पर जारी किया गया है। शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम में जिला अस्पताल मुर्शी भेज दिया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था स्थिति सामान्य से विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुशीनगर के गड्ढा थाना क्षेत्र स्थित मठिया गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें, पड़ोसी के घर लगभग 7 फीट ऊंची दीवार अचानक गिरने से 40 वर्षीय प्रमीला मलबे के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, घटना के बाद गांव में शोक और हड़कंप का माहौल है। बताया जा रहा है कि मौसम की तेज रफ्तार और हवाओं के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। तो आपको बता दें, गांव में इस हादसे के बाद शोक का लहर देखने को मिल रहा है। हड़कंप जो है पूरे गांव में मचा हुआ है। कुशीनगर का ये पूरा मामला है, जहां आंधी तूफान के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया। दीवार गिरने से एक महिला की जो है वो मौत हो गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला है, जहां दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। आंधी तूफान के कारण ये दीवार गिर गई, जिसके अंदर एक महिला जो है वो दब गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।